हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, आज हम लोग ग्रामर पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम लोग टेंस के बारे में समझने वाले हैं। इसके पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है वर्ब जो होते हैं, वर्बों को याद कर लीजिए। कम से कम 3 फॉर्म में ज़रूर याद करें, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तीनों फॉर्म में आप याद कर लें उसको। जैसे कि एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे गो फर्स्ट फॉर्म में हो गया, सेकंड फॉर्म में वेंट होता है और थर्ड फॉर्म में गॉन होता है। इस टाइप का आप समझ गए होंगे कि आपके ग्रामर बुक में जो है दिया होगा वर्ब के 3 रूप, वैसे 5 दिए होंगे, उसमें आईएनजी वगैरह लगा के फॉर्म करके दिया होगा, बट उसको नहीं करेंगे, आप सिंपल 3 कर लीजिए, है ना। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म को कर लें, ठीक है। और दूसरी बात, आई का मतलब क्या है, वी का मतलब क्या है ना, ही सी नेम इट, ये सारी चीज़ें जो हैं आप इनके बारे में ज़रूर नॉलेज रखें, क्योंकि वर्ड पावर तेज होगा तभी आपका कोई भी नया लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज आपका ठीक रह हो सकता है अगर वर्ड पावर आपका सही है। मतलब किसी भी चीज़ का मतलब आपको पता रहे, कॉमन चीज़ें तो पता ही रहनी चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को टेंस के बारे में बताना चाहूँगा। टेंस है क्या? टेंस, TENSE, टेंस मतलब होता है काल, जो कि ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। टाइम और टेंस में बस थोड़ा सा फ़र्क होता है। ये भी समय को बताता है, वो भी समय को बताता है। ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, ये संकल्पना। और जो टाइम हमारा होता है वो नेचुरल संकल्पना होती है, ठीक है। तो हम लोग टेंस में कितने प्रकार के टेंस पढ़ेंगे। देखिए क्या है कि हम जितना भी रोज़ाना वाक्य यूज़ करते हैं तो वो किसी न किसी काल का होता है, किसी न किसी काल से संबंधित होता है। या तो काम वर्तमान में होता है, या तो बीता हुआ समय पे हुआ रहता है, या फिर आने वाले समय में होगा, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों को किस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल परेशान ना हो, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो टेंस के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। टेंस है क्या? टेंस आपको मालूम ही है कि एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें मुख्य रूप से 3 जो इंग्लिश हमारे हैं, इंग्लिश में 3 टेंसों की बात होती है। बेस के भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसका। पहले तो 3 प्रकार के हमारे टेंस होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो इस तरीके से 3 टेंस होते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं, इसका हिंदी मीनिंग होता है वर्तमान काल, ये होता है भूतकाल, ये होता है भविष्य काल। भविष्य काल, ठीक है। तो जनरली जितना भी हम लोग वाक्य बोलते हैं, किसी से बातें करते हैं, ठीक है, या कहीं वाक्य लिखते हैं, तो वो किसी न किसी इन्हीं में से किसी न किसी काल का वाक्य होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसका भेद कितना हो, किस किस टाइप का इसका भेद होता है। इसके पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि इसके कैसे समझेंगे हम लोग कि इसको, कि ये इस टेंस का वाक्य है, ये इस टेंस का वाक्य है। देखिए, पहला चीज़ तो आप ये समझें कि अगर वर्तमान में काम चल रहा है, वर्तमान में अगर किसी भी वाक्य को आप महसूस आप करें कि वर्तमान में कोई भी काम हो रहा है वर्तमान में, ठीक है, तो वो हमारा वर्तमान काल का होता है। अगर काम पहले ही हो चुका है, वर्तमान जो समय आ रहा है उसके पहले, कुछ समय पहले काम समाप्त हो चुका है ना, या हो रहा था, पहले ही की बात करें तो भूतकाल का वाक्य होता है। अगर समय आने वाला है, अभी समय चल नहीं रहा है, वर्तमान में नहीं है, भविष्य में काम होगा, और उस काम में जो जो वाक्य होंगे, ठीक है, जो जो काम होगा, ठीक है, तो वो पूरे जो उससे संबंधित जो वाक्य होंगे वो हमारे भविष्य काल के वाक्य होंगे, ठीक है। चलिए तो
सबसे पहले तो इसके हम लोग पार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। पार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका जो पार्ट होता है ये 4 भागों में इनको बांटा गया, टोटल मिला के 4 3 12 कालों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। पहला इसका हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट कह सकते हैं, सिंपल टेंस, जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस भी कहते हैं, जिसका हिंदी में मतलब होता है सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल होता है। इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एक मिनट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम लोग कहते हैं अपूर्ण, या इसका मतलब होता है अपूर्ण वर्तमान काल होता है, वर्तमान काल। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये पूर्ण वर्तमान काल होता है, इसका मतलब पूर्ण वर्तमान काल। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि पूर्ण अपूर्ण, बाद में इसको एक एक को जब पढ़ाऊंगा मैं तो समझाऊंगा इसके बारे में, टेंशन ना लें। ये सब अगर मतलब नहीं समझ में आता होगा, अभी तो पार्ट के बारे में समझ लो पहले। पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। अब मैं इनको नहीं लिखूंगा, इनको आप खुद बना के लिखेंगे। जहाँ जहाँ प्रेजेंट है वहाँ वहाँ पे आपको पास्ट लिखते जाना है। इसके लिए बनाएंगे तो फ्यूचर लिखते जाना है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। बस यहाँ प्रेजेंट जैसे इसमें पास्ट में हो जाएगा पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर के लिए हो जाएगा फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इस तरीके से 4 इसके पार्ट होंगे एक एक टेंस काल का, 1 2 3 4। अब चारों के बारे में हम लोग समझ लेंगे तो जितना भी हम लोग वाक्य बोलते हैं, ठीक है, लगभग कहा जाए तो 100% तो नहीं, ठीक है, कुछ तो अपवाद होते हैं, कुछ कंफ्यूजन भरा होता है, उसको हम लोग नहीं समझ पाते हैं, टेंस के है होते हुए भी नहीं समझ पाते हैं। लेकिन अधिकतर हम लोग 80-90% तो हम बिल्कुल किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट तो कर ही सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात तो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, आप प्रैक्टिस कितना किए हो, इसको आप लोग लिख लेंगे ना। प्रैक्टिस आप कितना किए हो, प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। प्रैक्टिस आपकी जैसी रहेगी वैसे ही आपको आगे बनेगा आपसे, ठीक है। चलिए, तो फिर हम लोग क्या करेंगे ना, एक एक के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले तो प्रेजेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम लोग प्रेजेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में समझेंगे, जिसको क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में क्या क्या विशेष बातें हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो इसकी पहचान देखिए। पहचान कोई भी वाक्य अगर है और उस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ती हैं, या है, ई है इत्यादि अगर हैं, इसमें लिखेंगे कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती हैं, ता हूँ, है ना, ते हैं, या है, ई है, आदि हूँ, वह वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस
का होता है। ठीक है, किसका होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता है। अब देखिए, जैसे हम लोग मैथ रहता है, मैथ्स सॉल्व करते हैं, तो उसमें जहाँ पे फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है वहाँ फार्मूला रखते हैं, फार्मूले पे फिर वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, सेम इसी प्रकार से इसमें भी क्या करेंगे, हम लोग स्ट्रक्चर लिखेंगे। किसी भी हिंदी में दिए हुए वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग स्ट्रक्चरों का उपयोग करते हैं। तो स्ट्रक्चर पहले देखें। स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना। संरचना, ठीक है। संरचना में सबसे पहले मैं अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे 3 वाक्य लिख रहा हूँ, ध्यान देंगे कि वह बाजार जाता है। आपका वाक्य या तो इस प्रकार से होगा, या फिर वह बाजार नहीं जाता है। ठीक है, या इस प्रकार से होगा, या होगा क्या वह बाजार जाता है। या इस प्रकार से होगा, या होगा क्या वह बाजार नहीं जाता है। या तो फिर इस प्रकार से होगा। ये 4 प्रकार से हम लोग हर एक टेंस में वाक्य पढ़ेंगे। ठीक है, और इनके ट्रांसलेशन के लिए कुछ मैं स्ट्रक्चर लिखाऊंगा जिनको आप ध्यान रखेंगे तो आपसे ज़रूर बनेगा। ठीक है, चलिए एक बात और कहना चाहूँगा। मान लीजिए कि वीडियो बीच में कट हो जाता है, क्योंकि देखिए स्टोरेज कम है मोबाइल में और हो सकता है कट हो जाएगा, तो उसके आगे आप अगले क्लास में देख लेंगे। अगले क्लास में उसको ज़रूर मैं उसमें तो ऐड नहीं करूँगा, लेकिन अगले क्लास में इसको बचा हुआ जो कट जाएगा उसको डाल दूँगा। चलिए ठीक है, सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें स्ट्रक्चर कैसा बनता है। पहले तो हम लोग देखिए, कभी भी अगर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट की मीनिंग बनाएंगे फॉर्मेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है, ये हमारा जो सेंटेंस है ये फॉर्मेटिव का है, और ये नेगेटिव का है, ये इंट्रोगेटिव का है। मतलब ये सकारात्मक साधारण वाक्य का है, ये नकारात्मक सेंटेंस वाक्य का है, और ये जो है ये हमारा प्रश्नवाचक है, और ये हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों दिख रहा है, मतलब नकारात्मक प्रश्नवाचक दोनों है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मेटिव का सूत्र लिखेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट की मीनिंग बनाते हैं। सब्जेक्ट की मीनिंग बनाते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे खाली होता है, जिसको सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, सहायक क्रिया कहते हैं, यहाँ पे खाली होता है, पहले के लिए नहीं रहता है। सहायक क्रिया इसमें हमारा जो यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब जो यूज होता है वो होता है डू या DOES, डच होता है, लेकिन इसमें पहले वाले सेंटेंस के लिए नहीं यूज होता है। ठीक है, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। इसके बाद S या ES भी लगाते हैं। फिर ऑब्जेक्ट की मीनिंग बनाते हैं। इसके बाद बचे कुछ चीज़ों को लिखा जाता है। ठीक है, इसका मतलब बता दे रहा हूँ। इसका मतलब है कर्ता। पहले कर्ता की मीनिंग, ये जो है सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, सहायक क्रिया है। ठीक है, और ये जो है आपका मुख्य क्रिया का पहला रूप है, और यह S या इसका मतलब है नहीं, ये प्लूरल बनाने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, ये है कर्म और ये है इत्यादि। हर जगह मैं नहीं लिखूँगा इन सारी चीज़ों को। ठीक है, इत्यादि। ठीक है, अगर मैं उस वाक्य को रचना करूँ, इसमें देखिए, वह बाजार जाता है। तो सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करने के पहले मैं थोड़ी सी नियम और बता दूं आप लोगों को। देखिए, S या ES भी आपको परेशान करेगा, डू डस तो खैर इसमें लगना नहीं है, तो मैं बता दूं कि किसमें क्या लगता है। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखेंगे, पहला नंबर IU बहुवचन कर्ता अगर करता हो तो मुख्य क्रिया के
साथ, मुख्य क्रिया के साथ एस या ई एस नहीं लगाना है, नहीं लगाना है। दूसरा नंबर, शेष सभी के, सभी कर्ता होने पर मुख्य क्रिया के साथ एस या, अब मैं इधर नहीं लिखा हूँ, आप मुख्य क्रिया के साथ लिख लेंगे ना, एस या ई एस लगाते हैं। क्लियर है? लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, मुख्य क्रिया के साथ एस या ई एस लगाना है। कहीं देखिएगा लिखने में कहीं गलती हो सकती है ना। एक बात और, आई यू या बहुवचन कर्ता अगर है, इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस अगर बनाते हो तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। डू डज में से क्या लगाओगे? तो अगर आई यू या बहुवचन करता है तो वहाँ पे क्या लगाओगे आप? डू लगाओगे करता। इसके अलावा अगर आई यू बहुवचन के अलावा कोई और है, आई यू बहुवचन के अलावा कोई और है, हालांकि यू भी हमारा बहुवचन होता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या लगाओगे? हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज का यूज़ करोगे। वो भी इंट्रोगेटिव निगेटिव बना